इसका मतलब ये हो गया कि आनुवांशिकी, अगर आप 10वीं के विद्यार्थी हो तो भी इस आनुवांशिकी को पढ़ सकते हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। 12वीं के विद्यार्थी हो तो भी पढ़ सकते हैं। अगर आप नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हो तो भी पढ़ सकते हैं। अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले विद्यार्थीगण हैं तो भी आप आनुवांशिकता को पढ़ सकते हैं, आनुवांशिकी को पढ़ सकते हैं। हमें लगता है कि हर एक विद्यार्थी जो कंपटीशन एग्जाम से लेकर के अगर 10वीं तक का विद्यार्थी, ऊपर से नीचे तक का विद्यार्थी है, तो उस विद्यार्थी को इस आनुवांशिकता की या फिर आनुवांशिकी के बारे में उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। इनसे रिलेटिव हर एक परीक्षा के अंदर हर एक सवाल पूछा जाता है। सवाल बड़े कठिन आते हैं, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमें लगता है कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आएगा और इससे रिलेटिव कोई भी सवाल है वो गलत होने नहीं दिया जाएगा आप और हमारे तौर पर। आनुवांशिकी क्या है? आनुवांशिकी की शुरुआत आप कर चुके हैं। आप तो क्या 1900 में कर चुके हैं। जब 1900 के बारे में हम बात करें तो हुगो डिब्रीज, कॉरेंस और शेरमान भी आए थे, जिन्होंने आनुवांशिकी नियमों की पुनः खोजकर्ता के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने ही 1900 में शुरुआत कर दी। लेकिन आनुवांशिकी होती क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। आनुवांशिकता का क्या मतलब हो गया, हेरिडिटी का क्या मतलब हो गया। हेरिडिटी, आनुवांशिकता, इनहेरिटेंस, विभिन्नता, ये क्या चीज होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि एक बबूल के पेड़ के नीचे बबूल का ही पेड़ उगता है। आपने देखा होगा कि आम के पेड़ के नीचे आम का ही पेड़ उगता है। आपने देखा नीम के पेड़ के नीचे नीम का ही पेड़ उगता है। लेकिन आपने ये जरूर देखा होगा कि घर के अंदर किसी भी बच्चे की शक्ल और सूरत अपने माता पिता से जरूर मिलती है। कभी कभी अपन कहते हैं कि यार बच्चा, दिखने वाला बच्चा तो अपने बिल्कुल दादाजी के हम शक्ल का है, या फिर ऐसा लगता है कि इसके मुंह है वो मुंह बिल्कुल अपने नाना जी की तरह लगता है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जनकों के लक्षण आ गए संततियों में। बिल्कुल सही कहा। अब देखो, जनक का मतलब जो जीव जनन करते हैं उन्हें क्या कहेंगे? जनक कहेंगे। और जनकों के लक्षण क्या आ रहे हैं भाई? लक्षण आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं? संततियों में आ रहे हैं। ओहो, जनकों के लक्षण आगे संततियों में, और संततियों का जनकों से वापस क्या प्रदर्शित करना? समानता प्रदर्शित करना। क्या कहलाता है? आनुवांशिकी कहलाता है। यानी कि इस प्रकार जनकों के लक्षण संतति है वो अर्जित करते हैं, और इस अर्जित करने की क्षमता को ही अपन कह देंगे आनुवांशिकता। आनुवांशिकता, आनुवांशिकता को अंग्रेजी में कहते हैं हेरेडिटी। क्या कहते हैं? हेरेडिटी। और ये शब्द दिया था 1905 में। वैज्ञानिक का नाम था विलियम बेटसन। विलियम बेटसन। बिल्कुल जनाब, हम शुरुआत कर चुके हैं आनुवांशिकता की। और ये शब्द बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि आनुवांशिकता शब्द किसने दिया था। अब देखो यहां से एक सवाल बनते हैं कि आनुवांशिकता शब्द किसने दिया था। ऑप्शन आ गया ग्रेगर जॉन मेंडल, हुगो डिब्रीज, ऑप्शन सी में आ गया बेटसन, और डी में आपसे पूछा गया जॉनसन। क्या उत्तर आएगा? आनुवांशिकता शब्द है, आनुवांशिकी शब्द है, यह शब्द दिया था बेटसन ने। और कब दिया था? 1905 में। अच्छा, 1905 में बेटसन ने जब ये शब्द दिया था, बता सकते हैं क्या उस समय ग्रेगर जॉन मेंडल थे? मेडल आनुवांशिकता के बारे में बता करके चले गए थे। कौन थे मेडल? मैंने अचानक मेडल का नाम क्यों लिया आपके सामने? और ऐसे कौन से मेंडल थे? कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। उनके बारे में पढ़ते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल। आपके जहन में एक सवाल जरूर आता है जब आप जेनेटिक्स को पढ़ोगे, ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम जरूर लेंगे। इनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल। अच्छा, कौन है ये? कौन है? फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकी का पितामह। अरे भाई, इसका जन्म कब हुआ? जन्म हुआ 22 जुलाई 1822। कहां पर? गलती मत करना, ऑस्ट्रेलिया अलग है। मैंने क्या लिखा? ऑस्ट्रिया।
ऑस्ट्रिया के सिलीसिया के हेंजेनडॉर्फ में, कौन सा प्रांत? हेंजेनडॉर्फ प्रांत में हुआ। कौन से? हेंजेनडॉर्फ प्रांत में हुआ। अच्छा, ग्रेगर जॉन मेंडल क्या क्या काम किए भाई? बहुत सारे, संक्षिप्त में जीवनी पढ़ेंगे। गणित और विज्ञान की शिक्षा ऑस्ट्रिया विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। पादरी के पद पर थे। पादरी का मतलब क्या होता है आप जानते हो? जिस प्रकार मंदिर में पुजारी होता है, पूजा करने वाला हो तो उसको पुजारी कहते हैं, उसी प्रकार चर्च में उनकी जो भी देखभाल करता है, उनकी जो भी रखवाली करता है, उसको बोला जाता है पादरी। और इस पद पर कौन नियुक्त हुए थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। इनका जन्म माली परिवार में हुआ था। माली का मतलब जो उद्यानों की देखरेख करता है, और उद्यानों की देखरेख करता है। उद्यानों की देखरेख करना क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर। जिस प्रकार कृषि करना एग्रीकल्चर है, इसी प्रकार इनको क्या कहेंगे? हॉर्टिकल्चर, है ना? तो माली परिवार में जन्म हुआ था ग्रेगर जॉन मेंडल का। ईसाई परिवार से थे। अब देखो, मेंडल की मृत्यु हुई थी जनवरी 1822 में। कब हुई थी? जनवरी 1822 में। 1822 में सॉरी जन्म हुआ था। जनवरी 1884 में मेंडल की मृत्यु हो गई। अब देखो, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में और पढ़ते हैं। आप जानते हैं इतना बड़ा काम किया हमने। अभी अभी आपके समक्ष कहा कि जब जब आनुवंशिकता का नाम लिया जाता है तब तब ग्रेगर जॉन मेंडल को याद किया जाता है। लेकिन जब ग्रेगर जॉन मेंडल को याद किया जाता है तो भला उनको नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला? बड़ा सवाल ये है, बताइएगा। जब जब आनुवंशिकता से रिलेटिव सवाल किया जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल आपके दिमाग में आते हैं, लेकिन उनको नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल सही सोचा होगा आपने कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, और इसी कारण मेंडल दुर्भाग्यशाली थे कि उनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे, इन्होंने क्या क्या काम किए? कुल मिलाकर के इसके जीवन के अंतिम दौर तक देखें तो 1857 से लेकर के ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना कार्य मठ पर शुरू किया। अब देखो, वो पादरी के पद पर थे और उसी मठ के पास में एक उद्यान था, उसी उद्यान में से उन्होंने एक मटर का पौधा लिया। हम जानते हैं कि मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बताइएगा। अब मैं नाम आगे नहीं लिखूंगा, जल्दी से बताइएगा। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम सेटाइवम। सही कहा, पाइसम सेटाइवम। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया कि 1857 से लेकर के 1865 मान लो आप, लगभग 8 वर्षों तक, लगभग 8 वर्षों तक ग्रेगर जॉन मेंडल ने पाइसम सेटाइवम का मतलब मटर के पौधे पर प्रयोग किए। अजीबोगरीब प्रयोग थे। 1865 में ही शंकरण के प्रयोग नामक एक जर्मन पत्रिका के अंदर, शंकरण के प्रयोग, एक जर्मन पत्रिका के अंदर मेंडल के, ग्रेगर जॉन मेंडल के प्रयोग थे, वो छप गए। इसके बाद क्या हुआ था कि आनुवंशिकता के बारे में पहले से ही जानकारी दे दी गई थी, लेकिन उस जानकारी को और आगे प्रयोगों तक नहीं ले जा सके। हुआ यूं था कि ग्रेगर जॉन मेंडल जीवित कहां से कहां तक रहे थे? 1822 से लेकर के 1884 तक, मान लीजिएगा, ठीक है। जुलाई के अंदर इसका जन्म हुआ था, जनवरी के अंदर इनकी मृत्यु। अब देखो, 1857 से लेकर के 1865 तक इन्होंने प्रयोग किए, लेकिन इस दौर तक आनुवंशिकता को अगर आगे ले जाने का किसी ने काम किया है तो वो ग्रेगर जॉन मेंडल थे।
लेकिन आनुवंशिकता सन 1900 के बाद में लोगों के सामने उभरी थी कि मेडल ने जो काम किया था वो अद्भुत काम था। इस बात को समझने की आप कोशिश कीजिएगा। क्यों किया? क्योंकि मेडल इतना सब करने के बाद, क्योंकि मटर का पौधा क्यों लिया ये भी समझेंगे कि बहुत सारे पौधे थे, और उसके बाद मटर का पौधा क्यों लिया ये भी समझेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब संकरण के प्रयोग लगभग 8 वर्षों तक इन्होंने अपने प्रयोग किए थे, तो उस दौर के बाद में आनुवंशिकी बीच में लुप्त क्यों हो गई थी? देखो, मेडल की मृत्यु के बाद में आनुवंशिकता ठप पड़ी थी। अगर किसी वैज्ञानिक ने उसको टटोलने की कोशिश की तो वो आगे नहीं जा पाए। लेकिन उसके बाद में सन 1900 की मैं बात करूं, अब सन 1900 के अंदर बड़े जटिल चीज समझना। 3 व्यक्ति आए थे। ये शब्द आपने सुना होगा, हुगो डी व्रीज, उत्परिवर्तन दिया था जिसने, म्यूटेशन, कोरेंस और शेरमान। इन तीनों ने मिलकर के आनुवंशिकता के नियम जो थे उनकी पुनः खोज की। आनुवंशिक नियमों के पुनः खोज, इसका मतलब मेडल नियमों की उन्होंने वापस खोज की थी। तो इन तीनों को कहा जाता है मेडल नियमों के पुनः खोजकर्ता या पुनर् खोजकर्ता। ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है दोस्तों। ये सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। ऐसे कौन से 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेडल नियमों की पुनः खोज की? डी व्रीज, कोरेंस, शेरमान और 3 वैज्ञानिक। इन्होंने सन 1900 में प्रयोग करते हुए उन्हें निष्कर्ष पर पहुंचे जिन पर मेडल 34 वर्ष पूर्व 34 ईयर एगो पहुंच चुके थे। ये चीज थी। अब देखो, अब इसके बाद में पढ़ते हैं कि मेडल ने मटर का पौधा क्यों लिया। भाई वेगल जॉन मेंडल ने बहुत उत्कृष्ट काम किए, नकारा नहीं जा सकता है। अब मेडल ने मटर का पौधा ही क्यों चुना, सवाल रहा आपके सामने। मेडल ने मटर के पादप का चुनाव क्यों किया, बताइएगा। देखो, सबसे पहली चीज, वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, पाइसम सेटाइवम। कैसा मटर? उद्यान मटर। मेडल ने इसको कहां से लिया? मठ में से, जिस वक्त प्रयोग करना चाह रहे थे। कौन से सन? 1857 से 1865 तक। ठीक है, लगभग कितने वर्ष? लगभग 7 से 8 वर्ष मान। क्यों चुना? मटर का जो पादप होता है वो 1 वर्षीय पादप होता है। मटर का जो पादप होता है वो शाखीय पादप होता है। और मटर का जो पादप होता है उसके पुष्प होते हैं, वो कैसे होते हैं दोस्तों? द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी का मतलब समझे कि मान लीजिएगा मैंने एक ये पादप बनाया है, पुष्प का नामांकित चित्र बनाया है ना? इसको मैंने कह दिया परागकोश, ये हो गया पुतंतु, डंठल कह देंगे, योजी हो गया, ये हो गया बाह्यदल, ये हो गया, सॉरी ये बाह्यदल हो गया, ये हो गया दलपुंज, बाह्यदल वगैरह, पुष्पवृंत वगैरह, अंडाशय जिसको कहेंगे, और वृत्तिकाग्र वृत्तिका, हो गया ना। तो मैंने यहां नाम लिखना परागकोश लिख दिया। ओके, और इन तीनों भागों को, पहला ये दूसरा, इन तीनों को मैं कह दूं स्त्री केसर। अब जिस पादप के अंदर ये स्त्री केसर और ये पुंकेसर, परागकोश पुतंतु और योजी को पुंकेसर कहते हैं, ये दोनों मौजूद हो, उस पादप को अपन कह देंगे द्विलिंगी।
और अगर उनमें से दोनों में से कोई एक मौजूद है, यानी कि या तो मान लीजिएगा कि परागकोश मौजूद है, केवल ये मौजूद है, तो अब ये हो जाएगा एक लिंगी। तो अब आपको याद रखना है कि यदि केवल और केवल स्त्री केसर मौजूद है तो पादप कैसा होगा, तो पादप होगा एक लिंगी। लेकिन बड़ी समझने वाली चीज यह होगी कि इस प्रकार का जो पादप था, मटर का पादप हमेशा कैसा होता है, द्विलिंगी होता है। और इसमें आवश्यकता पड़ने पर इसको देखो, होता क्या है कि द्विलिंगी पादप में स्वपरागण होता है। परागण का मतलब ये हो गया कि इस पराग कोश के अंदर पनपने वाले परागकण वर्तिकाग्र से आकर के टकरा जाते हैं या चिपक जाते हैं और पराग नलिका का निर्माण करते हैं। प्रक्रिया को कह देंगे परागण। तो होता क्या है, होता यह है कि अगर किसी भी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो हम कह देंगे स्वपरागण। हम इसे क्या कह देंगे, स्वपरागण। और अगर इसके परागकण इस पर में आकर के किसी अन्य पादप के पुष्प पर, यानी कि उसी पादप की किसी अन्य पुष्प पर पहुंच जाते हैं, यानी कि इसके परागकण इस पर में आकर के किसी अन्य पुष्प पर चले जाते हैं, तो उसे कह देंगे परपरागण। तो अमूमन दोस्तों इस प्रकार के परागण हैं, इस प्रकार के परागण हैं। इस प्रकार के परागण में कौन सा परागण होगा या इस प्रकार की पुष्प में कैसी अनुकूलतम व्यवस्थाओं के कारण ही इसमें इस प्रकार का परागण होगा, आप बताने की कोशिश कीजिएगा। देखो इसमें अब सवाल आपसे ये है कि इसमें स्वपरागण होगा या परपरागण होगा। जनाब इसके अंदर स्वपरागण होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्त्रीकेसर भी मौजूद है और इसके अंदर पुंकेसर भी मौजूद है। चलो मान लीजिएगा कि इसमें क्या होगा, स्वपरागण होगा। इसका मतलब कि द्विलिंगी पुष्प के अंदर हमेशा क्या होता है, स्वपरागण। इसका मतलब ये हो गया कि पाइसम सेटाइलम कैसा है, द्विलिंगी, और इसके अंदर कैसा होगा परागण, स्वपरागण होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। अब यदि इसके अंदर परागकण की दृष्टि से देखा जाए, अगर अपन पर परागण करवाना चाहे, कौन सा परागण, पर परागण, तो कैसे करवाएंगे, तो एक विधि है उसका नाम है विम्पूषण। एक विधि है उसका नाम क्या है, विम्पूषण। विम्पूषण का मतलब दोस्तों ये हो गया कि अगर किसी भी पादप के पुष्प के परागकोश परिपक्व होने से पहले ही हटा देना। जैसे मान लीजिएगा इसके परागकोश कौन से हैं, मैं पेन घुमा रहा हूं, ध्यान से देखना, ये इसके परागकोश है और ये इसके योजी, ये इसके पुतन, तो कुल मिलाकर कह दें कि पुंकेसर। ये इसके पुंकेसर कहाँ हैं, इसके पुंकेसर ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर है। अच्छा, मैंने इसको विसंक्रमित चिमटी की सहायता से, एकदम नई चिमटी क्यों ली, क्योंकि उसके ऊपर छोटे छोटे परागकण चिपक न जाए, आपका प्रयोग निष्फल भी हो सकता है। तो विसंक्रमित चिमटी लेकर के मैंने इसको परिपक्व होने से पहले यहाँ से हटा दिया। यहां से हटा दिया, इसका मतलब ये हो गया कि मैंने इन परागकणों को यहां से तोड़ दिया है। चलो ठीक है, तो अब शेष क्या रह गया, अब केवल स्त्री केसर रह गया। तो अब स्त्री केसर के अंदर अगर अपन परागण की क्रिया लाएंगे, कराएंगे, तो बाहर से अपन को परागकण लाने पड़ेंगे। अब बाहर से परागकण किसी भी पुष्प के परागकण उसी पुष्प पर न जाकर के किसी अन्य पुष्प पर जाते हैं, तो ये प्रक्रिया क्या हो जाएगी, विम्पूषण, यानी कि पर परागण हो जाएगी। अब विम्पूषण की स्पष्ट डेफिनेशन क्या होगी कि विसंक्रमित चिमटी की सहायता से किसी भी पुष्प के परागकोश को परिपक्व होने से पहले ही हटा देना, ताकि उसमें पर परागण कराया जा सके। उक्त विधि को विम्पूषण कहते हैं। इसकी स्पष्ट परिभाषा लिख देते हैं। परीक्षा के अंदर सवाल पूछा जा सकता है, पर परागण की विधि बहुत उपयुक्त है, होती है विम्पूषण के तहत। विम्पूषण की विसंक्रमित चिमटी की सहायता से किसी भी पुष्प के परागकोश को विकसित होने से पूर्व ही हटा देना,
ताकि उनमें पर परागण करवाया जा सके। इस विधि को विम्पूशन विधि कहते हैं। किसी भी द्विलिंगी पुष्प में पर परागण विम्पूशन विधि के तहत करवाया जा सकता है। करवाया जा सकता है। तो ये कुल मिलाकर के आपको बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। अब देखो यहाँ बड़ी चीज है कि विम्पूशन, एक तो वो मटर का पादप 1 वर्षीय था, शाखीय पादप था, और उसके पुष्प थे वो बड़े जो कहेंगे कि द्विलिंगी थे और बड़े थे, ताकि उसको किसी सूक्ष्मदर्शी से देखने की आवश्यकता नहीं थी। और एक सबसे बेहतरीन पॉइंट ये था कि उसको अपन कहीं पर भी उगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कुछ ऐसे पौधे होते हैं उनके पुष्प को उगाने के लिए बहुत इंतजार करना पड़ता है, अच्छी गुणवत्ता वाली मिट्टी भी होनी चाहिए, ऐसा उसमें कुछ नहीं, कहीं भी उगा सकते हैं। पुष्प को अच्छी आसानी से लाया ले जाया जा सकता है प्रयोग की दृष्टि से, ये भी जरूरी है। और 1 वर्षीय होने के कारण उसके अंदर लक्षण है वो, जैसे कोई भी वैज्ञानिक प्रयोग करते हैं तो जब तक पादप अंकुरित न होकर के और जब तक वो जीर्णावस्था के शिकार नहीं हो जाए तब तक वो वैज्ञानिक उसके ऊपर बड़े अच्छे तरीके से फोकस रखते हैं। तो जब तक क्या होता है कि 1 वर्षीय पादप जो होते हैं वो लगभग 6 माह या 1 वर्ष के होते हैं, तो ऐसे पादप क्या होते हैं कि तुरंत अपने जो लक्षण है वो प्रकट करा देते हैं, यानी कि उनमें लक्षण देखने के लिए अपन 1 साल लगेगा। मेडल ने 8 वर्ष तक 7-8 वर्षों तक प्रयोग किए थे, तो कुल 7 लक्षणों पर प्रयोग थे। मतलब मेडल ने प्रत्येक वर्ष 1 वर्ष में केवल 1 लक्षण लिया था। और वो किस प्रकार से लक्षण हुए थे? अमूमन क्या होता है कि मेडल ने मटर का पादप इसीलिए भी चुनाव किया था कि इसके अंदर 34 विप्रियासी लक्षण पाए जाते हैं। विप्रियासी का मतलब यह समझ लो कि ऑपोजिट, विलोम सम, है ना। जैसे पौधे का एक रूप लंबापन है तो दूसरा बौनापन है ना। तो जैसे कि बीज की आकृति झुर्रीदार है तो दूसरी गोलाकार, इस प्रकार 34 विप्रियासी लक्षण थे। लेकिन मेडल ने उस 34 में से 7 विप्रियासी लक्षण का ही चुनाव किया था, जो प्रतिवर्ष एक लेकर के उसने देखा था। तो कुल मिलाकर के अपन कहेंगे कि जो मेडल ने जो प्रयोग किया था वो प्रयोग बेहतरीन प्रयोग थे, और उन्हीं प्रयोगों के आधार पर मेडल ने 3 नियम भी दिए थे। और वो नियम कौन कौन से हैं? और देखो अब आपको मैं बता देता हूं कि मेडल ने जो प्रयोग किए थे अब सबसे बड़ी चीज यह है कि अगर मेडल ने जो प्रयोग किए थे तो उस प्रयोगों के क्या आधार थे और उस आधार पर उनका प्रयोग कैसे सफलतापूर्वक हुआ। मेडल ने जो प्रयोग किए थे, एक तो उन्होंने मटर के पादप का चुनाव किया जो उसके सफलता का कारण बना, क्योंकि 1 वर्षीय वगैरह होते अभी भी हमने पढ़ा। दूसरा, अपने सभी प्रयोगों से प्राप्त आंकड़े का स्पष्टीकरण किया। भाई स्पष्टीकरण किया और उन्हीं के आधार पर उन्होंने अपने कुछ नियम भी दिए थे। तो कुल मिलाकर के हम कहेंगे तो, और दूसरे और बात करूं कि वो 34 जो मटर के पादप में दिखने वाले 34 विप्रियासी जो लक्षण थे, उनमें से उन्होंने किन किन लक्षणों को लिया था और वो कौन से लक्षण थे उनके बारे में भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक थोड़ी सी शब्दावली के बारे में चलते हैं। शब्दावली में कुछ पॉइंट ही आपको बताऊंगा,
धीरे धीरे जो आपको प्रथम एकल संकर संस्करण जिसकी F1 PD F2 PD बताएंगे, उस दौरान आपको शब्दावली धीरे धीरे आपको आगे बताते जाएंगे। लेकिन उसमें से पहले ही बात करेंगे कि कुछ शब्दावली के बारे में अभी जरूर पढ़ते हैं। तो इसके तहत अपन सबसे पहले पढ़ लेते हैं आज जीन के बारे में। तो जीन क्या चीज होती है? अब देखो, शब्दावली से अगर रिलेटिव मैं बात करूं तो शब्दावली बहुत ही बड़ी है, लेकिन समय का उपयोग करते हुए मैं कुछ चीजों को बताऊंगा। मेडल ने सबसे पहले कहा था कारक के बारे में। मेडल ने एक शब्द दिया था कारक। कारक क्या होता है, इसकी परिभाषा उसने बताई थी कि लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई, लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई। इस इकाई को क्या कहेंगे अपन? इस इकाई को कहेंगे कारक। अब देखो, ये कारक है वो आनुवंशिकता का मुख्य किरदार है, हम ये कहेंगे। कारक के बिना आनुवंशिकता को नहीं परखा जा सकता। अगर आनुवंशिकता को पढ़ना है तो कारक पढ़ना बहुत जरूरी है। ये क्या है, फैक्टर है क्या? इसको वर्तमान समय में क्या बोला जाता है? जीन। क्या बोला जाता है? जीन। और ये शब्द दिया था जॉनसन ने। ये जॉनसन नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसी कारक को क्या बोला था? जीन। ये डीएनए के एक विशिष्ट खंड होते हैं। ये डीएनए के विशिष्ट खंड होते हैं जो लक्षणों की अभिव्यक्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं। इंपॉर्टेंट है, जल्दी से लिख दीजिएगा। लक्षणों के अभिव्यक्ति के लिए उत्तरदायी हैं। अब देखो दोस्तों, ने अब जैसे मैंने कहा लक्षणों की अभिव्यक्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब देखो कौन होते हैं? ये जीन होते हैं। अब देखो, जीन के बारे में मैं आपको और पॉइंट बता देता हूं ताकि शब्दावली से अंतर्गत भी हो। इस जीन के दो रूप होते हैं और उस दो रूपों को बोला जाता है युग्म विकल्पी। क्या बोला जाता है? युग्म विकल्पी, या इसको बोला जाता है एलील। एलील्स बोला जाता है। और ये क्या होते हैं? मैंने कहा था डीएनए के विशिष्ट खंड होते हैं और जो लक्षणों के अभिव्यक्ति के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी कि इस जीन के दो रूप होते हैं और उन दोनों रूपों को बोला जाता है एलील, जो किसी न किसी लक्षण को निर्धारित करते हैं। मान लीजिएगा मैंने कह दिया कि किसी बीज का रंग कैसा हो, बीज की आकृति कैसी हो सकती है? बीज की आकृति मैंने कह दिया गोल थी और झुर्रीदार थी। झुर्रीदार थी तो मैंने कह दिया इसके एक तो ये जीन और इसका एक ये जीन, स्मॉल लिखना। तो गोल और झुर्रीदार ये क्या हो गया? ये इसके युग्म विकल्पी हो गए। किस लक्षण के? बीज की आकृति के। ये याद रखना है। और दोस्तों, अगर किसी भी लक्षण में विद्यमान दो जीन अगर दोनों समान हैं तो हम उसको कह देंगे समयुग्मकी। क्या कह देंगे? समयुग्मकी। अब मान लीजिएगा कि एक लंबे पौधे एक बौने पौधे थे। लंबे पौधे और बौने पौधे। तो इस लंबे पौधे के जीन क्या थे? कैपिटल टी। बौने के थे स्मॉल टी। तो इसका मतलब आप यकीन कीजिएगा और दिमाग से बताइएगा कि कौन से पौधे के जीन थे वो समयुग्मजी या समयुग्मकी कहलाएंगे। तो बड़ी देखने वाली चीज है। समयुग्मकी का मतलब दोनों समान जीन जो कैपिटल टी को निर्धारित करे या स्मॉल टी को निर्धारित करे। इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों समान हैं, समयुग्मकी है ना। अब देखो, इसके अंतर्गत एक आता है विषम युग्मकी।
अब विषम युग्मकी का मतलब क्या होता है कि जीन समान नहीं है। अब जो कौन से नॉर्मल जनरल अगर अपन देखेंगे तो जिनके एक आपने देखा होगा कि F1PD में जो पौधे प्राप्त हुए थे अशुद्ध यानी कि विषम युग्मकी थे। विषम युग्मकी का क्या मतलब, अब एक जीन इस प्रारूप से आ गया, दूसरा इस प्रारूप से, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका मतलब दोनों जीन समान है। जिनके अंदर अब ये जो पौधे बनेंगे इसको अपन कह देंगे विषम युग्मकी। विषम युग्मकी का मतलब हो गया कि भाई ये जो कैपिटल टी है ये जिस लक्षण को निर्धारित करेंगे वो लक्षण लंबे पौधों से आएगा, और स्मॉल टी है ये जिन लक्षण को निर्धारित करेंगे वो लक्षण बौने पौधे से आएगा। इसका मतलब इस पौधे के अंदर लंबे पौधे का भी लक्षण समावेशन है और बौने पौधे का भी लक्षण समावेशन है। इसका मतलब ये हो गया विषम युग्मकी। अब मैं आपको बता देता हूं, इस प्रकार जैसे प्रभावी लक्षण है जो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा कि जैसे F1PD में प्रदर्शित होने वाले लक्षणों को प्रभावी लक्षण कहेंगे, F1PD में प्रकट नहीं होने वाले लक्षणों को अप्रभावी भी कहेंगे। और अपन एकल संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, बहुसंकर संकरण के बारे में पढ़ेंगे, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस सब के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले शब्दावली को कुछ समय तक मैं होल्ड रखने के बाद आपको एक इंडेक्स की ओर ले चलता हूं, और उस इंडेक्स के अंदर ये बताया गया है कि जो मेडल ने 34 विप्रासी लक्षणों में से जिन 7 विप्रासी लक्षणों का चुनाव किया अपने प्रयोगों हेतु, वो 7 लक्षण कौन कौन से थे। तो सबसे पहले मैंने नाम लिख दिया है क्रमशः अब कौन कौन से लक्षण थे। देखो, मटर के पौधे के अंदर कुल मिलाकर के 34 विप्रासी लक्षण मौजूद थे, और 34 विप्रासी लक्षणों में से मेडल ने जब प्रयोग किया था 1857 से 1865 तक, उन वर्षों के बीच में जिन्होंने जो जो लक्षण लिए, यानी कि मेडल ने जो जो लक्षण लिए वो कुल मिलाकर के 7 लक्षण थे। तो उसके अंदर कौन कौन से जैसे लक्षण थे और उनमें से उनको कौन सा लक्षण उनको प्रकट हुआ नहीं हुआ, नहीं होने वाले को अपन कह देंगे अप्रभावी, और जो लक्षण उनको F1PD में प्रकट हुए। F1PD का मतलब क्या हो गया दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताऊं, मेडल ने मानो कि किसी भी पौधे को लेकर के और संकरण करवाया। संकरण का मतलब क्रॉस करवाया, उनके अंदर विभिन्न रूप से जनन करवाया। तो जब संकरण से प्राप्त होने वाली पहली पीढ़ी, प्रथम संतति पीढ़ी को उन्होंने पीढ़ी को P कहा था, है ना, और प्रथम पीढ़ी को उन्होंने F1PD कहा था। और जो F1PD के अंदर प्राप्त होने वाली जो संतति थी उन्होंने उसको क्या बोला, प्रभावी लक्षण कहा था, प्रभावी संतति कहा था। तो वे F1PD में कौन कौन से थे उनको इस लिस्ट में समावेशन करेंगे, और F2PD उसको कहेंगे F1PD में नहीं दिखने वाले कौन कौन से लक्षण उसको प्रकट नहीं हुए प्रयोगों के दौरान, उसको अप्रभावी लक्षण है कह देंगे। तो इसके अंदर अपन कह देंगे सबसे पहले क्रम संख्या में लिख देंगे पादप की ऊंचाई। तो हम जानते हैं कि पादप की ऊंचाई जो 7 लक्षणों में उन्होंने समावेशन किया, उसमें पहला लक्षण पादप की ऊंचाई प्रभावी के तौर पर कौन थे, बौनेपन, है ना, और दूसरे उसको कैसे पौधे प्राप्त हुए थे, लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। कैसे पौधे प्राप्त हुए थे, लंबे पौधे। यह तो क्रम संख्या था पहला। अब देखो क्रम संख्या लेते हैं दूसरा, इसमें पुष्पों की स्थिति। अब देखो इसमें पुष्प किस प्रकार के थे, किस प्रकार के नहीं थे। पुष्पों की स्थिति थी जिसमें अप्रभावी थी शीर्षस्थ, और प्रभावी के तौर पर अगर अपन माने तो वो थी कक्षीय। ये ग्रेगर जॉन मेंडल ने विभिन्न लक्षणों को चुनाव जो किया था वो प्रतिवर्ष के हिसाब से किया था। एक साल में उन्होंने मात्र एक लक्षण ही लिया था। अब देखो फली का आकार, फली का आकार एक तो संकुचित थी, एक फूली हुई। फली तो एक संकुचित और दूसरे
दूसरा फूली हुई थी। अब देखो फली का रंग, दिखाई दे रहा होगा आपको, साथ साथ में लिखते रहे। फली का रंग प्रभावी के तौर पर पीला, हरा, बीज का आकार प्रभावी था झुर्रीदार, प्रभावी था गोल। बीज कवच सीड कॉट, धूसर था सफेद। बीज पत्र का रंग हरा और पीला। ये 7 विप्रासी लक्षण, इन 7 का चुनाव किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग करने के लिए मटर के पादप के ऊपर। अब इन्हीं के आकार के आधार पर, इन्हीं प्रक्रिया के आधार पर अपन आगे बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के हम कहेंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोगों हेतु 34 विप्रासी लक्षणों में से इन 7 लक्षणों का चुनाव किया। पादप की ऊंचाई थी, बौनापन, लंबापन, पुष्पों की स्थिति थी शीर्षक और कक्षीय, फली का आकार है वो संकुचित और फूली हुई, फली का रंग है वो पीला और हरा, बीज का आकार है वो झुर्रीदार और गोल, बीज कवच का रंग धूसर और सफेद, कुछ बैंगनी और सफेद भी मानते हैं, यहाँ आप बैंगनी भी लिख सकते हैं, कुछ ऐसे जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो कहते हैं। बीज पत्र का रंग हरा और पीला, ये 7 लक्षण मेंडल ने अपने प्रयोग के दौरान मटर के पौधे के लिए आजमाए थे। 7 के अंदर अपन देखेंगे तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने कहा था कि इन 7 को एक एक जोड़ी लक्षणों को लिया था, फिर 2 या 2 से अधिक भी लिया था। इन सभी के आधार पर कुछ प्रयोग किए थे और उन प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने सभी प्रयोगों को 3 भागों में विभाजित किया था। अभी तक पढ़ा, इसके बारे में कुछ और देखो। अभी तक हमने ये पढ़ा है कि आनुवंशिक शब्द 1905 के अंदर विलियम बेटसन ने दिया था। आनुवंशिक की पितामह है वो ग्रेगर जॉन मेंडल है। 22 जुलाई 1822 का ऑस्ट्रिया के अंदर इनका जन्म हुआ था और 1884 जनवरी 1884 में ग्रेगर जॉन मेंडल की मृत्यु हो गई थी। 1857 से लेकर के 1865 तक इन्होंने अपने प्रयोग किए। संकरण के प्रयोग के नाम एक जर्मन शोध पत्रिका में अपने प्रयोग छपे और उसके बाद में ग्रेगर जॉन मेंडल के बाद में यानी कि सन 1900 के अंदर कॉरेंस और शेरमार्क और हुगो डिब्रिज नामक 3 वैज्ञानिक आए थे और तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल नियमों की पुनः खोज की, इसलिए उनको पुनः खोजकर्ता के तौर पर जाना जाता है। शब्दावली के तहत हमने पढ़ा था कि कारक लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई को कारक कहते हैं। कारक को वर्तमान समय में जीन कहते हैं और जीन शब्द है वो जॉनसन ने दिया था। डीएनए के विशिष्ट खंड होते हैं जो किसी भी लक्षण के लिए उत्तरदायी होते हैं। अभिव्यक्ति को जो ले चलते हैं पीढ़ी तक पीढ़ी, उसकी किसी भी लक्षण की अभिव्यक्ति कराते हैं, कौन? जीन। अब देखो हमने यहां तक ये पढ़ा था, इसके बाद अपन आगे पढ़ेंगे कि इन 7 जो लक्षण थे अभी मैंने आपको बताए थे 34 विप्रासी में से 7 लक्षणों का उन्होंने किस प्रकार से चुनाव किया था। तो उस चुनाव में एक एक उन्होंने युग्म में विकल्प लिए थे और एक एक जोड़ी युग्म में विकल्प लिए, फिर उन्होंने 2-2 लिए, अलग अलग तरीके से लिए। तो कुल मिलाकर के उसने एकल संकर संकरण के तौर पर पहला प्रयोग किया था, एकल संकर संकरण। फिर उसने लिया था द्विसंकर संकरण और फिर इसने लिया था बहुसंकर संकरण। तो पहला अपन पढ़ेंगे एकल संकर संकरण के बारे में।
तो किसी एक विप्रासी युग्म विकल्पी विप्रासी लक्षण को उन्होंने लिया था, एक एक जोड़ी के मध्य किए गए क्रॉस को एकल संकर्षणकरण कहेंगे। तो उन्होंने कौन से पौधे लिए थे? लंबे पौधे लिए थे। कैसे पौधे लिए थे? अब ये आप बड़े अच्छे तरीके से समझना, और इसके बाद में जो निष्कर्ष निकलेगा बहुत ही लाभदायक होंगे अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हो तो। लंबे पौधे लिए थे और लिए थे बौने पौधे। अच्छा, इनके जीन कौन कौन से थे? कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। कैसे पौधे थे? समयुग्मजी। क्यों कहेंगे भाई? इसलिए कहेंगे दोनों जीन समान है। यहां भी क्या कहेंगे? समयुग्मजी। शुद्ध भी कह सकते हो आप इसको, शुद्ध भी लिख सकते हो। लंबे पौधे देखो एक एक लक्षण के दो विप्रासी प्रारूप को लिया था, यह आपको याद रखना है। इन दोनों के मध्य क्या करवाया? क्रॉस। अच्छा, इनको अपन क्या कह देंगे? जनक। जनक कह देंगे। क्या कह देंगे? जनक। अर्धसूत्री विभाजन की बदौलत इन्हें दो युग्मक प्राप्त हुए, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब देखो बड़ी चीज क्या, निषेचन करवा लिया। निषेचन का मतलब नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को अपन क्या कह देंगे? अपन कह देंगे निषेचन। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते। अब देखो, अब इसने इनको मैं नाम लिख दिया युग्मक, गैमेट्स। हमने बनाया दिया एक चेकर बोर्ड। बड़ी आसानी से समझने का तरीका है ये। कैपिटल टी, स्मॉल टी, दोनों के मध्य संकरण हुआ कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो यहां आपको समझना है, यहां पे आपको ध्यान रखना है, कैपिटल टी और स्मॉल टी कैसे पौधे प्राप्त हुए? सम है या विषम? विषम। ये भी विषम, बिल्कुल विषम, ये भी सारे विषम। लेकिन कैसे पौधे प्राप्त हुए? कैपिटल टी यानी कि एक लक्षण लंबेपन से प्राप्त हुआ है, एक लक्षण बौनेपन से प्राप्त हुआ है। मेडल ने उक्त प्रयोग करने के बाद ये देखा कि जो पौधे उनका पवन पीढ़ी में प्राप्त हुए वे पौधे विषम युग्मजी लंबे पौधे थे। कैसे थे? विषम युग्मजी लंबे पौधे। अब देखो, और ये जो संतति की जो पहली पीढ़ी थी या जनकों से प्राप्त होने वाली संततियों की प्रथम पीढ़ी थी, उस पीढ़ी को मेडल ने कहा था F1 पीढ़ी। क्या नाम दिया? F1 पीढ़ी। अब देखो शब्दावली की ओर लौटते हैं। एक शब्द था प्रभावी लक्षण और दूसरा शब्द था अप्रभावी लक्षण। अब यहां से ध्यान रखना, वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट हो जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे? प्रभावी लक्षण। वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? अप्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण का मतलब ये हो गया कि यहां पर लंबे और बौने पौधे जब जनकों के तौर पर लिए जाते हैं तो F1 पीढ़ी के तहत केवल और केवल लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। इसका मतलब यहां प्रभावी लक्षण कौन हो गया था? लंबापन। पेज को पलटते हुए देखिएगा 7 विप्रासी लक्षणों में मैंने लिखा था क्रम संख्या, फिर लक्षण, फिर मैंने आपके सामने लिखा था प्रभावी कौन सा था, अप्रभावी कौन सा था। अप्रभावी लिखा, फिर प्रभावी। अप्रभावी में देख लीजिएगा बौना लिखा हुआ है। इसका मतलब अप्रभावी लक्षण यानी कि वह लक्षण जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होता है। अब ध्यान दीजिएगा, यानी कि यह प्रभावी जीन कौन सा हो गया?
ये कैपिटल टी प्रभावी जीन है। ये ध्यान रखना, किसी भी लक्षण के अंदर, किसी भी संतति के अंदर एक जीन, जैसे यहां पर स्पष्ट दिख रहा है, इस संतति के अंदर एक जीन पिता से आता है और दूसरा जीन माता से आता है। या पिता से कैपिटल टी जीन आया और या माता से स्मॉल टी जीन आया है। इसका मतलब किसी भी संतति का लक्षण निरूपण करने के लिए माता और पिता दोनों जिम्मेदार होते हैं और इसीलिए यहां पर दोनों का समावेशन है। लेकिन यहां हम कहेंगे कि प्रभावी लक्षण जो प्रकट हुए हैं, अब देखो वो प्रभावी का मतलब यह हो गया कि शुद्ध, शुद्ध का मतलब यह हो गया कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी अपरिवर्तित रहते हैं, यानी कि कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं, ये बस फिक्स होते हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण है, वो ये जीन है वो कंटिन्यू अपने लक्षण को निरूपित करते हैं, वो चलते रहते हैं। अब जब इनको F2 पीढ़ी चाहिए तो F2 पीढ़ी के लिए इन्होंने क्या किया, मैं यहां से मिटा देता हूं, युग्मक में नाम मिटा देता हूं। अब देखो F2 पीढ़ी इन्हें चाहिए, इन्हें क्या चाहिए, F2 पीढ़ी। अब ध्यान से देखिएगा, इन F1 पीढ़ी से प्राप्त होने वाली किन्हीं दो संततियों, चारों में से किन्हीं दो संततियों को आपको ऊपर लिख देना है। मैंने लिख दिया विषम युग्मजी लंबे और मैंने नाम लिख दिया विषम युग्मजी लंबे। अच्छा, इनका जीन क्या था, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अच्छा, F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए F1 पीढ़ी से प्राप्त संततियों में स्वपरागण कराया जाता है, ये आपको याद रखना। अब देखो यहाँ क्या अर्धसूत्री विभाजन हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, वही कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो यहाँ हो गया निषेचन, जिसको कहेंगे फर्टिलाइजेशन, वही मैंने बना दिया चेकर होल्ड पेनट वर्ग, जिसको कहेंगे, ये मैंने बना दिया, देखिएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। देखो ये यहां ध्यान देना है कि इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे, इसको देखो देखने का सबसे बड़ा तरीका, दोनों जीन समान है तो विषम युग्मजी लंबे, अरे नहीं जी गलत हो गया आपको, दोनों जीन समान है तो हम लिख देंगे समयुग्मजी। और ये कैपिटल टी किसको निरूपित करता है, लंबेपन को, समयुग्मजी लंबे। और ये दोनों समान है, विषम युग्मजी, कैपिटल टी किसको निरूपित करता है, लंबेपन को, तो विषम युग्मजी लंबे। यहां क्या हो जाएगा, विषम युग्मजी लंबे और स्मॉल टी हैं तो सम युग्मजी बोने। अब देखो यहां पे आपको ध्यान रखना, मैंने यहां नाम लिख दिया जीन प्ररूप, जिसको कहेंगे जीनोटाइप, और एक मैंने नाम लिख दिया लक्षण प्ररूप, इसको क्या कह देंगे, फिनोटाइप्स। अब देखो जीन प्ररूप का मतलब जीनीय संरचना। अब देखो जीनीय संरचना है क्या, इसके बारे में अपन अच्छी तरीके से पढ़ती हैं, तो मैं अलग पेन से लिखूंगा तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये आप है, अब देखो जीन प्ररूप यानी कि जीनीय संरचना, तो मैं यहाँ लिख देता हूं, यहाँ देखो कैपिटल टी अनुपात, कैपिटल टी अनुपात, स्मॉल टी। तो कैपिटल टी कैपिटल 1 अनुपात 2 अनुपात 1, यानी कि जीन प्ररूप आ गया 1 अनुपात 2 अनुपात 1। अब देखो इसका लक्षण प्ररूप यानी कि इसके लक्षण, यहां आपको जीन को नहीं देखना है, इनके बाहरी लक्षण को देखना है। बाहरी लक्षण में सम और विषम को नहीं लिया जाता, इस चीज का ध्यान रखना है। तो लंबे पौधे कितने हैं, सबसे पहले यही होगा कि लंबे अनुपात बोने, तो लंबे कितने, 1 2 3, 3 अनुपात 1 बोना। यानी कि हमें यह भी पता है कि यहाँ जीन प्ररूप 1 अनुपात 2 अनुपात 1 आया है और इसमें लक्षण प्ररूप है वो 2
3:1, यानी कि ये लक्षण प्ररूप अपन कह देंगे 3:1। अब देखो इसके बाद देखो यहाँ थोड़ी सी इंडेक्स को मैं सही बना देता हूँ। देखो यहाँ पर आपको जिन प्ररूप और लक्षण प्ररूप याद रखना है। ये किसकी बात हो रही है? ये F2PD एकल संकर संकरण की दूसरी संतति की बात हो रही है, जिसको हमने F1PD से प्राप्त की थी स्वपरागण स्वनिश्चेषण के बाद। अब देखो दोस्तों, अगर हमने ये कहा कि जहां पर मनुष्य के द्वारा हम बात करें कि भाई क्या सब में इस प्रकार का सिस्टम होता है, क्या मनुष्य में भी इस प्रकार का सिस्टम होता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि जो ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया था कि मेंडल ने यह भी कहा था कि जो एकल संकर संकरण है इसमें जो भी जैसे लंबाई के एक लक्षण है वो एक जोड़ी कारकों के द्वारा हमेशा क्या होता है? नियंत्रित होता है। एक जोड़ी युग्म विकल्पियों के द्वारा निर्धारित होता है, जैसे हमने लंबापन और बोनापन कहा था। तो यहाँ देखने वाली चीज है कि जो लंबापन और बोनापन है, यहाँ जो निषेचन के पश्चात यानी कि लंबेपन को निरूपित करने वाले जिन जैसे कैपिटल टी है, बोनेपन को जैसे स्मॉल टी है, तो ये क्या निषेचन के बाद संतति के अंदर जो है वो एक कारक पिता से आ जाता है, एक कारक है वो माता से आ जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि संतति के अंदर माता और पिता के दोनों लक्षण आते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रभावी लक्षण होता है, यानी कि जो प्रकट होता है वो प्रभावी लक्षण हमेशा अप्रभावी लक्षण को दबा देता है, अप्रभावी लक्षण को दबा देता है। इसका मतलब ये हो गया कि जब तक ये प्रभावी लक्षण उपस्थित है तब तक ये अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं हो सकता। अब यहाँ पर देखो प्रभावी लक्षण कौन सा है, जैसे लंबापन है, और अप्रभावी कौन सा, जैसे बोनापन। तो जब तक लंबापन उपस्थित है तब तक बोनापन उपस्थित नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए तो उदाहरण के तौर पर बात करें, जैसे मधुमेह है, मधुमेह या डायबिटीज जिसको कहेंगे, और जैसे मैंने बात कर दी वर्णांधता जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहेंगे, तो इनके जो जीन हैं ये जीन अप्रभावी ही होते हैं। ये जीन कैसे होते हैं? अप्रभावी। इसका मतलब क्या कि इनके जीन है वो प्रभावी की उपस्थिति में प्रकट नहीं होते, इसलिए मनुष्य सामान्य होते हैं। और जब प्रभावी जीन अगर अनुपस्थित हो जाए तब ये रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि मेडल ने कहा कि F1PD में प्राप्त होने वाले लक्षण को प्रभावी लक्षण कहते हैं, उनको निरूपित करने वाले जीन को प्रभावी जीन कहते हैं, और F2PD में प्राप्त होने वाले लक्षण को F1PD में जो लक्षण प्रकट नहीं हुए उनको अप्रभावी लक्षण कहते हैं। और ऐसे अप्रभावी जीन को निरूपित करने, अप्रभावी लक्षण को निरूपित